हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पुलिस कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार। आज मैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना की संपूर्ण व्याख्या के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी लोग दोस्त बहुत ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में एक संपूर्ण व्याख्या होनी चाहिए। हर एक पहलू उसका समझेंगे। हर एक शब्द में क्वेश्चन छुपे हुए हैं। भारत के किसी भी एग्ज़ाम में अगर पॉलिटी आती है तो उससे क्वेश्चन प्रस्तावना से ज़रूर बनते हैं, क्योंकि सारी पॉलिटी का जो निचोड़ है, भारतीय संविधान का जो सारा का सारा सार है, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। चलो शुरू करते हैं फिर। और जो भी हम लोग प्रस्तावना देखेंगे वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद जो संशोधित रूप है वो देखेंगे। इसमें बहुत सारे शब्द जोड़े गए हैं, हम वो आपको बाद में डिस्कस करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्त की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब देखते हैं इसका क्या उद्देश्य था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्यों जोड़ा गया, उसका कोई ना कोई तो पर्पज़ होगा। प्रस्तावना किसी भी दस्तावेज का एक परिचयात्मक हिस्सा होती है जो दस्तावेजों के उद्देश्य, नियम और उसके दर्शन को समझाती है। प्रस्तावना दस्तावेजों के सिद्धांतों और मूलभूत मूल्यों को उजागर करके दस्तावेजों का एक संक्षिप्त परिचय देती है। यह दस्तावेज के अधिकार के स्रोत को दर्शाती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक प्रस्ताव है जिसमें जिसमें देश के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए नियमों और विनियमों के सेट शामिल हैं। इसमें नागरिकों को आदर्श समझाया गया है। प्रस्ताव को संविधान की शुरुआत माना जा सकता है जो संविधान के आधार पर प्रकाश डालती है। इसीलिए इसको एक प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N. A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणतंत्र के 4 ध्येय हैं। कौन कौन से 4 ध्येय हैं? पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समानता और चौथा बंधुत्व। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पर देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना जो सबसे प्रारंभ में है, सबसे बाद में संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार की गई। प्रस्तावना का आधार पंडित नेहरू द्वारा तैयार उद्देश्य प्रस्ताव है। वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में नवंबर 1946 में पारित किया गया था। भारत भारत संविधान प्रस्तावना USA अमेरिका यानी कि अमेरिका के संविधान को धारण किया गया है। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। सभी को पता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो जनता है और भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना
द्वारा सार्वजनिक प्रभुसत्ता की घोषणा की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द को बहुत अच्छे से समझेंगे, इससे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत के किसी आंतरिक या बाह्य मामले, मतलब आंतरिक या वैदेशिक मामलों में भारत सरकार पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है। भारत अपने किसी मामले में किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है, भारत चाहे तो किसी भू क्षेत्र को अन्य राष्ट्र को सौंप सकता है अथवा किसी अन्य राष्ट्र के भूभाग को अधिग्रहण कर सकता है। अब दूसरा शब्द आता है समाजवाद। ये शब्द बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। देखो इसे अच्छे से समझते हैं। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रारूप को अपनाया गया है। समाजवाद को एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में देखा जाता है जहाँ उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। हालांकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये तो सभी को पता ही होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है को अपनाया गया है, जो आर्थिक राजनैतिक प्रणाली है और यह सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रदान करती है। राज्य संविधान के मौलिक राज्य संविधान में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांतों आपसी समन्वय द्वारा अपने लोगों सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करता है। एक बाद हुआ था मिनर्वा मिल्स लिमिटेड व अन्य बनाम भारत संघ 1980 में, उसमें ये कहा गया था कि जो राज्य है, राज्य आपसी समन्वय द्वारा अपने लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। अगला शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का अर्थ ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष राज धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी व्यक्ति सामान्य रूप से अपने विवेक की स्वतंत्रता के हकदार होंगे और वे पसंद के धर्म को अपनाने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मतलब राज्य का कोई पार्टिकुलर एक धर्म नहीं होगा, आप जो धर्म चाहें वो धर्म अपना सकते हैं। भारतीय संविधान में एक ऐसी पंथ निरपेक्ष व्यवस्था को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, आप सभी जानते हैं, बहुसंख्यक को राज्य की तरफ से कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है, बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए अनेक प्रकार के संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। SR बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 के बाद में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा माना है। ये 1994 का एक बाद है, SR बोम्बई बनाम भारत संघ। पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा माना है। लोकतांत्रिक का मतलब है प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतांत्रिक शब्द का आशय राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक व राजनैतिक लोकतंत्र भी है। यह सार्वजनिक सार्वभौमता की अवधारणा पर आधारित है। संविधान लोकतांत्रिक प्रणाली अप्रत्यक्ष प्रणाली पर आधारित है। लोकतंत्र शासन प्रणाली के संबंध लोगों द्वारा शक्ति के वास्तविक सक्रिय एवं प्रभावी प्रयोग से है। अब गणराज्य के बारे में समझेंगे। गणराज्य क्या होता है? गणतंत्र से कहते हैं। गणराज्य का आशय
एक ऐसी इकाई से है जिसमें राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। इसका अर्थ है राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में निहित ना होकर भारत के लोगों में निहित होगी। सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के लिए सदैव खुले रहते हैं। इसी को कहते हैं गणतंत्र। अब एक शब्द आया था न्याय। प्रस्तावना में वर्णित शब्द न्याय के 3 आयाम हैं। पहला आयाम क्या है? पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है मानव मानव में जाति, वर्ण, धर्म या अन्य किसी भी आधार पर भेद नहीं किया जाएगा तथा सबको उन्नति का समुचित अधिकार प्राप्त होगा। आर्थिक न्याय आर्थिक न्याय का मतलब उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण, ताकि आर्थिक केंद्रीकरण को रोका जा सके। आर्थिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अब राजनीतिक न्याय देख लेते हैं। राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक व राजनीतिक आधार प्राप्त है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और वितरणात्मक न्याय। अब स्वतंत्रता क्या है? राज्य देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के किसी भी गतिविधि पर अनावश्यक अवरोध नहीं लगाया जाएगा। लोगों के व्यक्तित्व विकास के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के साथ साथ नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता सम्मिलित है। अब समता को समझ लेते हैं। समता क्या है? इसका आशय यह है कि समाज के किसी भी वर्ग को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होगा और सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। समता के 3 आयाम हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। अब बंधुत्व सभी जानते हैं। बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, है ना, नागरिकों के मध्य स्नेह एवं आपसी भाईचारा की भावना का विकास। भारत का संविधान बंधुत्व की भावना को निम्नलिखित रूपों में प्रोत्साहित करता है। नंबर 1, एकल नागरिकता। नंबर 2, मौलिक कर्तव्य। सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र एवं समान हैं। मानव अधिकारों की घोषणा 1948 में हुई थी, जब ये बात कही गई थी। अब विशेष क्या है? विशेष भारत के संविधान की प्रस्तावना पर फ्रांसीसी स्वतंत्रता कौमा, ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, ये फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस के संविधान से प्रेरित है और रूस से लिया गया आर्थिक समानता और अमेरिकी संविधान से व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रभाव दिखाई देता है। प्रस्तावना का लक्षण। हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या क्या लक्षण है? पहला है भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी। इसी वजह से इसे कुंडली कहा जाता है, भारतीय संविधान की कुंडली या कुंजी। यह संविधान में वर्णित विभिन्न उपबंधों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। यह संविधान का भाग है। यह मूल शक्तियों का स्रोत नहीं है। यह बाध्य योग नहीं है। यह प्रदत्त शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। यह संविधान के किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या करने में कोई जटिलता हो या 2 अर्थों वाले शब्द पाए जाते हों तो प्रस्तावना के उद्देश्यों से सहायता ली जा सकती है। क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं? अब देखो, ये महत्वपूर्ण केस हैं, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं।
बेरुवारी बनाम भारत संघ 1960 का मामला है। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद में प्रस्तावना को संविधान निर्माता के मन की कुंडली कहा गया है। अब सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध मामला है केशवानंद भारती, जिसमें एक अवधारणा आई थी बेसिक स्ट्रक्चर की। केशवानंद भारतीवाद 1973 प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया। बेरुवारी में अंग नहीं माना गया तो 1960 वाले में बाद में, और केशवानंद भारती बाद 1973 में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया है। फिर इसके बाद एक आता SR बोम्बईवाद 1994। इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आंतरिक भाग माना गया। एक और बाद आया तो 1995 LIC ऑफ इंडिया वाद 1995। इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आंतरिक भाग माना गया। अब प्रस्तावना में संशोधन देख लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अविनिर्धारित किया गया कि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन संभव है, क्योंकि यह संविधान का भाग है। मगर प्रस्तावना के उस भाग के संभव नहीं है जो संविधान के आधारभूत ढांचे में से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह कहा गया कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, किंतु जब तक केशवानंद भारती के निर्णय को बदल ना दिया जाए तब तक मूल ढांचे के आधार पर बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को अंतः स्थापित किया गया। 3 शब्द जोड़े गए थे, मैंने बताया था आपको शुरू में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को अंतः स्थापित किया गया है। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति, ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन पर किया गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे अपने भारतीय संविधान में। प्रस्तावना के संदर्भ में लोगों का मत क्या क्या है, किसने क्या कहा है, ये देख लो। हसरत मोहानी का विचार था कि प्रस्तावना में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया जाए। और HB का क्या मत था? HB का मत प्रस्तावना को प्रारंभ में ईश्वर के नाम शब्द जोड़ना चाहते थे। KM मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है। KM मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है, ये क्वेश्चन बनेंगे। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के अनुसार हमारे संविधान की प्रस्तावना में मनुष्य की सभ्यता के आधुनिक विकास क्रम का हृदय स्पंदन कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा इसी वजह से कहा जाता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली 1787 के अमेरिकन संविधान से मिलती जुलती है, जिसमें कहा गया है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें, और इससे अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।